हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में युनशा को याद आता है कि सिची ने उसको बताया था कि सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली गई है और इस सब के पीछे जावे था। युनशा कहती है कि हाँ, उसने पहले मुझे होटल के पूल में धक्का दिया। वो होटल से भागकर मेरे घर पर आया, लेकिन होटल के कैबनूला की स्मेल उसके कपड़ों में चली गई थी। इसी वजह से जब मैं अपने रूम में आई तो उन्हीं फ्लावर्स की स्मेल की वजह से मुझे छींक आई थी, लेकिन उसकी स्मेल ज्यादा तेज नहीं थी, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जिजे कहते कि कई बार मैं ये समझ नहीं पाता कि आखिर वो तुम पर अटैक कर क्यों रहा है, और ऐसा दिखाई देता है कि वो तुम्हारे घर में भी कुछ तलाश करने के लिए आया था। युनशा कहती है कि यही बात तो मैं भी समझ नहीं पा रही। युनशा अपने आप से कहती है कि क्या कहीं जावे ये ड्यू स्पेस टाइम फोन तो तलाश नहीं कर रहा। अब जिजी युनशा का दरवाजा नॉक करते हुए कहता है कि क्या तुम सो गई हो। युनशा कहती कि नहीं, मैं जाग रही हूँ। युनशा अपने ड्यू स्पेस टाइम वाले फोन को बेड के नीचे छुपा देती है और जब ये उठने लगती है तो गलती से इससे ग्लास नीचे गिर जाता है। जिजी युनशा से पूछता है कि क्या हुआ है। युनशा कहती कि कुछ भी नहीं। जिजी जल्दी से युनशा के रूम में आता है। युनशा के पाँव पर ग्लास टूटने की वजह से चोट लग गई होती है। जिजी युनशा की चोट को देखने लगता है। युनशा कहती कि चोट तो हल्की सी है, लेकिन तुम्हारा कारपेट गंदा हो गया है। जिजी कहते हैं कि कारपेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिजी युनशा को उठाते हुए कहते हैं कि मैं नीचे चल के तुम्हारे बैंडेज कर देता हूँ। जिजी युनशा को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और युनशा को यहाँ से लेकर चला जाता है। आज युनशा मैडम सन से मिलने के लिए आती है। मैडम सन युनशा को देखकर बहुत खुश होती है। युनशा से पूछती है कि आपकी पोती कहाँ पर है। मैडम सन कहती है कि वो सुबह से खेल रही थी, बस अभी सोई है। मैडम सन इससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया है। युनशा कहती है कि अभी नहीं, मैं पेशेंट के साथ खाना खाने वाली हूँ। मैडम सन कहती है कि मैं तुम्हारी पसंद का कुछ प्रिपेयर करती हूँ। इतने में मैडम सन की पोती के रोने की आवाज आती है। ये इसको देखने के लिए जाने वाली होती है कि युनशा कहती है कि ये मैं आपकी पोती के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैडम सन तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, लेकिन युनशा फोर्स करके मैडम सन को ये गिफ्ट दे देती है। युनशा आज भी टाइम देखते हुए कह रही होती है कि 12 बज गए हैं। साथ ही इस फोन पर कॉल आ जाती है। युनशा कॉल उठाते ही कहती है कि तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की, क्या तुम्हें कुछ हो गया है। फ्यूचर वाला जिजी कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। युनशा कहती है कि मैं ये बात तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने कहा था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, खास तौर पर मुझे जिजी को नहीं छोड़ना। तुमने ऐसा क्यों कहा था, और तुमने कई बार मुझसे कहा है कि मुझे खतरे से दूर रहना चाहिए, ऐसे जैसे मुझे कुछ होने वाला है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम हमेशा ही मेरे साथ रहे हो। आखिर तुम हो कौन। जिजी अपने पुराने फ्लैट में खड़ा होता है। ये बालकनी में आकर युनशा को अपने इसी फ्लैट का एड्रेस बताता है, जिसको सुनकर युनशा बहुत हैरान होती है और फौरन से अपने घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। युनशा जिजी के बताए हुए फ्लैट को ही देख रही होती है। इसको देखते हुए युनशा कहती है कि वो तुम हो। अब पास का टाइम दिखा जाता है। युनशा एक दिन जब अपने स्कूल से वापस आती है तो जिजी अपने फ्लैट में जा रहा होता है, जिसको देखते हुए युनशा कहती है कि ये तो अंकल हैंक का बेटा है। इतने में कर्ज लेने वाले युनशा के पीछे आ जाते हैं। युनशा जल्दी से आकर अपने फ्लैट का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है कि मॉम डैड, मैं घर पर वापस आ गई हूँ। ये कर्ज लेने वाले कहते हैं कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। युनशा कहती है कि मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मेरा बड़ा भाई भी रहता है। ये कर्ज लेने वाले कहते हैं कि तुम इसी तरह से कहानियां बनाती जाओ, आखिर हम भी तो देखें कि तुम्हारा भाई है कौन। अब युनशा जल्दी से ब्रदर कहते हुए दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है। साथ ही जिजी दरवाजा खोलते हुए कहता है कि अगर तुम अगली दफा अपनी कीज भूल गई तो तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। युनशा कहती कि मैं समझ गई हूँ, कहते हुए ये घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि असल में ये जिजी का घर होता है। युनशा पहचान लेती है कि ये अंकल हैंक का बेटा है। ये जिजी से पूछती है कि तुम मेरे टाइम एंड स्पेस में कहाँ पर हो, क्या तुम हमेशा ही मेरे आसपास रहे हो। जिजी कहता है कि नहीं, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैंने कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखा। इसी के साथ फिर से इन दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिफरेंट ईयर्स में ये दोनों यही बात सोच रहे होते हैं कि कॉल फिर से डिस्कनेक्ट क्यों हो गई है। जिजी युनशा से कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, ये वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए मैं उस टाइम को कंपनसेट कर सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ मिस कर दिया है। और युनशा भी इस कॉल के बाद बहुत इमोशनल हो गई होती है। युनशा को पुराना टाइम याद आने लगता है। युनशा जिजी से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अंकल हैंक के बेटे हो, क्या अंकल हैंक तुम्हारे साथ वापस नहीं आए। लेकिन जिजी इसकी बात का जवाब दिए बगैर रूम में चला जाता है। यहाँ पर एक मेडिसिन पड़ी होती है जिसको युनशा देखने लगती है। युनशा इस मेडिसिन को देखकर कहती है कि ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। अब रात में युनशा के जब आँख खुलती है तो ये जिजी से पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो, तो जिजी से कहता है कि तुम्हें शांति से सो
जाना चाहिए। अगले सुबह युनशिया सिची से कहती है कि क्या तुम मेरी टीचर को कॉल करके आज की लीव ले सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कर्ज वसूल करने वाले अभी भी मेरे घर के बाहर हैं। सिची युनशिया की ये बात मान लेता है। अब रात में युनशिया सिची से कहती है कि मुझे अकेले घर पर डर लगता है, तो क्या मैं एक और रात यहाँ पर रुक सकती हूँ। सिची युनशिया की ये बात भी मान लेता है। अब युनशिया सिची के लिए कुछ नोट्स लिख रही होती है। इतने में ये सिची से कहती कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर सिची इसके लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है और युनशिया जल्दी से सिची की सारी टेबलेट अपने बैग में डाल लेती है और उसकी जगह युनशिया ये स्ट्रिप्स डाल देती है जिस पर इसने कुछ लिखा होता है। युनशिया सिची के आने से पहले इसकी मेडिसिन को वहीं पर रख देती है जहाँ पर ये पहले होती है। अगले सुबह जाने से पहले युनशिया कहती है कि आज मेरा एग्जाम है, अगर मुझे आने में देर हो गई तो तुम घर की चाबी मेल बॉक्स के पीछे रख देना। तुम याद से ऐसा कर देना क्योंकि मैं अभी भी घर पर अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर सकती। युनशिया यही सब कुछ याद करने के बाद कहती है कि ब्रदर को मालूम है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो जरूर मेरे आसपास ही है। युनशिया कहती है कि सोचने की बात यह है कि वो है कौन। अब युनशिया देखती है कि पेशेंट मैडम सन की शॉप में आ गया है, जिसको देखकर युनशिया भी पेशेंट से मिलने के लिए आ जाती है। पेशेंट युनशिया से कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पर आना पड़ा, एक्चुअल में मेरी फैमिली मुझे बहुत फोर्स करी, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा है। युनशिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पेशेंट पूछता है कि क्या हमारे मिलने की वजह से मिस्टर वे तो अपसेट नहीं हो जाएंगे। युनशिया सिची के बारे में सोचते हुए कहती है कि अगर उसे पता चलेगा तो मुझे लगता है कि वो बुरा मनाएगा। अब इनका खाना आ जाता है। पेशेंट युनशिया से कहता है कि अगली बार तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपनी फैमिली को बताने के लिए तैयार हूँ कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगा। युनशिया इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है तो पेशेंट सिची और उसके रिलेशनशिप के लिए युनशिया को भी कंग्रेचुलेशंस कहता है। युनशिया से पूछती है कि क्या तुम अक्सर ही यहाँ पर वॉन्टन्स खाने के लिए आते हो। पेशेंट कहते हैं कि मैं यहाँ पर अक्सर तो नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ के वॉन्टन्स खाए थे। युनशिया कहती है कि मुझे तो मैडम सन के वॉन्टन्स बचपन से पसंद हैं, मैं बचपन से इनको खाती आ रही हूँ। पेशेंट कहता है कि मैंने R&D डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी, हम बहुत जल्द अब कोलीग्स होंगे क्योंकि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। युनशिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। युनशिया कहते हैं कि तुमने अचानक अपना ट्रांसफर क्यों करवाया। पेशेंट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे एक्नॉलेज करे और जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तब मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। युनशिया कहती है कि फिर मैं विश करती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। युनशिया अब यहाँ पर बैठकर यही सोचने लगती है कि मेरा ब्रदर कौन हो सकता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।